Hello, my dear student. Dear student, I am your teacher of Hindi. And dear student, today's turn of our Hindi. So let's start. What is our work in today's class? डियर स्टूडेंट, अब तक हमारा थर्ड चैप्टर नादान दोस्त ये चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे थे। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था वो आज हम देखते हैं। इस चैप्टर में हमने देखा था दो भाई बहन होते हैं, श्यामा और केशव। तो उनके घर का जो छज्जा होता है कार्निस, उसके ऊपर एक चिड़िया होती है, वो अपने 3 अंडे वहाँ रखती है। तो दोनों बच्चों ने सोचा होता है कि हम इन दोनों डियर स्टूडेंट, दोनों भाई बहनों ने सोचा कि हम इन दोनों जो 3 अंडे हैं, इन अंडों को अच्छे से सुरक्षित जगह पर रख दें। इस हेतु उन्होंने उन अंडों की सुरक्षा के लिए दोनों भाई बहन क्या करते हैं, एक कार्निस के ऊपर कपड़ा बिछाते हैं और उनकी छांव हेतु उनको टच कर लेते हैं। अब दोपहर को उनकी माँ सो रही होती है तो उनको अपने पास सुला देती है, अपने पास सुलाती है। तो दोनों बच्चे माँ की आंखों में धूल झोंक के उन कार्निस के पास पहुंच जाते हैं उन अंडों को सुरक्षित रखने के लिए। अब दोनों बच्चे होते हैं तो दोनों क्या सोचते हैं, हम इनको सुरक्षित रख देते हैं, उनको वो छू लेते हैं। छूने से हम जानते हैं कि अगर हम अंडों को छू लेते हैं तो उनसे बच्चे नहीं निकलते हैं, उनसे बच्चे नहीं बनते हैं। तो जब शाम को दोनों बच्चे उठते हैं तो वो देखते हैं कि श्यामा वहाँ जाके दौड़ के देखती है कि उन अंडों के साथ में क्या हुआ। तो जाके वहाँ देखा तो उसने देखा कि तीनों अंडे ज़मीन पे बिखरे पड़े हैं और उनसे सफ़ेद सफ़ेद कुछ निकल रहा है। वो दौड़ के अपने भाई को बोलती है कि देखो तुमने ये क्या किया है। माँ ने उनको डांटा और कहा कि तुमने इसे छुआ तो नहीं। अब श्यामा के सब्र का बांध टूट जाता है और वह बोलती है कि केशव भैया ने इसको छुआ था। माँ उन्हें बताती है कि छूने से अंडे जो है उनसे बच्चे नहीं निकलते हैं। अब माँ का जो गुस्सा था बच्चों के ऊपर, वह उसकी नादानी भरी बातों बच्चों की नादानी भरी बातों को सुन के उनका गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। तो ये हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर में हमने देखा था नादान बच्चे होते हैं और वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं इन चिड़िया के बच्चों को तकलीफ से हम बचा सके, इस हेतु वो उनके लिए कुछ प्रयास करते हैं। उनका प्रयास जो है वो विफल हो जाता है। ये हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा था, इस चैप्टर से हमने सीखा था जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमें वो सोच समझ के करना चाहिए। आज इस चैप्टर के हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। आज का हमारा वर्क देखिए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। अब सबसे पहले हम करेंगे कहानी से। देखिए, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। अब दोनों बच्चों ने जब से अंडों को देखा था उनके मन में अलग अलग तरीके के सवाल आ रहे थे। उन सवालों के जवाब कैसे थे, या फिर वो सवालों के जो जवाब थे एक दूसरे को देखकर ही तसल्ली क्यों कर लेते थे उनके मन। सबसे पहले हमें बताना है कि उनके मन में किस प्रकार के सवाल आते थे और उन सवालों के जवाब एक दूसरे को देख के ही वो तसल्ली क्यों कर लेते थे। अब उत्तर देखिए, केशव और श्यामा अभी छोटे बच्चे थे। वे चिड़िया के जीवन और अंडों के बारे में बहुत कम जानते थे, इसलिए अपने घर की कार्निस पर चिड़िया के अंडे देने की बात जानकर दोनों के मन में अंडों को देखने की उत्सुकता रहती थी। दोनों के मन में अंडों को लेकर तरह तरह के सवाल उठते थे, जैसे अंडे कितने बड़े, किस रंग के और कुल कितने होंगे, वे क्या खाते होंगे, उनसे बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे आदि। केशव और श्यामा को अपने मन में उठने वाले इन सवालों के जवाब स्वयं ही देने पड़ते थे, क्योंकि उनकी माँ को घर के कामों से और पिता को ऑफिस के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। अतः उनके घर में ऐसा कोई नहीं था जो उनके सवालों के जवाब उन्हें देता। अब जैसा कि हमारा चैप्टर था, उस चैप्टर में क्या था, केशव और श्यामा दोनों छोटे बच्चे थे, यानी दोनों ही छोटे थे, वो इतने बड़े नहीं थे कि वो उन सवालों के जवाब खुद से दे सके। और जैसे ही उनके घर के कार्निस बार बार मैं बताई जा रही हूँ, छज्जा होता, छज्जे पर जब उन्होंने पता चला कि उनके छज्जे पे चिड़िया ने अंडे दिए, तो उनके मन में उन अंडों को लेके और उन चिड़िया के लेके काफ़ी सवाल उनके दिमाग में उठते थे, जैसे कि अंडे कितने बड़े होंगे, अंडों का रंग कैसा होगा, अंडे कितने होंगे, वे क्या खाते होंगे, अंडों से बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे। ऐसे कई प्रकार के सवाल उनके दिमाग में उठते और उनके जवाब उन्हें खुद ही देने पड़ते। क्योंकि उनकी माँ को उनके घर के कामों से फुर्सत नहीं थी, यानी वह हर वक्त अपने घर के कामों में व्यस्त रहती थी और पिताजी ऑफिस के कामों से व्यस्त रहते। तो ऐसा कोई नहीं था उनके घर में जो उनके सवालों के जवाब उन्हें दे सके। आगे देखिए, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे। केशव ने जब
श्यामा को कहा कि तुम जाओ, एक कपड़ा, चिथड़ा मीन्स कपड़े ले आओ, टोकरी लाओ, दाना पानी लेकर आओ। तो ये कार्निस पर रखने के लिए मंगवाए थे। अब केशव ने ये क्यों मंगवाए थे? उत्तर देखिए। केशव और श्यामा को चिड़िया के अंडों और उनसे निकलने वाले बच्चों की सुरक्षा और भूख की बहुत चिंता थी। इसलिए केशव ने श्यामा से अंडों के नीचे रखने के लिए चिथड़े, धूप से बच्चों को बचाने के लिए टोकरी और चिड़िया को भोजन पानी की तलाश में भटकना न पड़े, इसलिए दाना पानी मंगाकर कार्निस पर रखे थे। अब केशव ने श्यामा से कहा था कि तुम जाओ, चिथड़ा, कोई कपड़ा लेके आओ, टोकरी और दाना पानी लाओ। अब ये क्यों मंगवाए थे? तो केशव और श्यामा दोनों ही बच्चे थे और उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं था बच्चों के बारे में, चिड़िया के अंडों के बारे में, चिड़िया के बच्चों के बारे में। तो उन्होंने कहा कि केशव को ने कहा श्यामा से कि हमें इनकी सुरक्षा करनी है, इनको धूप छाँव से बचाना है, इसलिए उनको अंडों को नीचे रखने के लिए, यानी अंडों को कांटे ना चुभे, इसलिए कपड़ा बिछाने के लिए मंगवाया और टोकरी इसलिए मंगवाई ताकि उनके लिए छाँव की जा सके और चिड़िया को अपने भोजन पानी के लिए जगह जगह न भटकना पड़े, वो हर वक्त अपने अंडों के पास बैठ के उनकी रखवाली कर सके। इसलिए उन्होंने दाना पानी मंगवा कर कार्निस पर रखे थे। प्रश्न नंबर 3 देखिए। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? अब देखिए, हमारा चैप्टर था नादान दोस्त, यानी अब केशव और श्यामा ने किया तो क्या था, उन अंडों की सुरक्षा की थी, लेकिन आपके अनुसार हमें बताना है कि उनकी सच में सुरक्षा करी थी या फिर नादानीवश वो कुछ गलती कर गए। उत्तर देखिए। केशव और श्यामा स्वयं भी बच्चे थे, उनको चिड़िया के बारे में अधिक ज्ञान न था। उन्होंने तो अंडों की सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम किए थे, लेकिन उनके रक्षा के प्रयासों का परिणाम उल्टा हो गया। वे नहीं जानते थे कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते और वह चिड़िया उन्हें नहीं सहती है। इसलिए केशव के द्वारा अंडों को छू लेने से चिड़िया ने उन्हें त्याग दिया और अंडे नीचे गिरकर टूट गए। इस प्रकार श्यामा और केशव की नादानी से अंडों की रक्षा होने के स्थान पर उनकी हत्या हो गई। अब हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि उन बच्चों ने उन अंडों की रक्षा करी या नादानी? तो दोनों बच्चों ने रक्षा करने के प्रयास जो थे, उनके नादानी से उन अंडों की उनके द्वारा हत्या हो गई। यानी दोनों बच्चे थे, उनको इतना ज्ञान नहीं था कि अंडे छूने से गंदे हो जाते हैं और उनको यदि मनुष्य छू लेता है तो चिड़िया उनको सहती नहीं, यानी कि उनकी ऊपर बैठकर उनको प्रजनन हेतु अनुकूलित नहीं बनाती है। तो अंडों को केशव के द्वारा छूने से चिड़िया ने उन्हें त्याग दिया और अंडे नीचे गिरकर टूट गए। इस प्रकार से केशव और श्यामा की नादानी ने अंडों की रक्षा करने के स्थान पर उनकी हत्या हो गई। अब देखिए कहानी से आगे। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए थे? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? अब कहानी से आगे हमें पूछा केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या सोचा था, यदि उसकी जगह हम होते तो हम क्या करते, वो बताना है। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनेक अनुमान लगाए। श्यामा ने अनुमान लगाया कि बच्चे अंडों से निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। 3-4 दिन बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। फिर अनुमान लगाया कि चिड़िया बच्चों के लिए इतना सारा दाना नहीं ला पाएगी और वे भूख के मारे मर जाएंगे। फिर अनुमान लगाया कि बच्चों को धूप लगती होगी। देखिए केशव और श्यामा दोनों बच्चे थे, बार बार मैं बता रही हूँ, दोनों बच्चे थे, उनको इतना नहीं पता था कि चिड़िया के बच्चों की देखभाल कैसे की जाती है। तो उन्होंने शुरू में सोचा कि जैसे बच्चे अंडों से निकलेंगे तो फुर से उड़ जाएंगे। 2-3 दिन बाद उन्होंने सोचा कि अब बच्चे ज़रूर निकलेंगे। फिर उन्होंने सोचा कि चिड़िया इतना सारा दाना पानी उनके लिए कहाँ से लाएगी, नहीं ला पाएगी तो भूख से मर जाएंगे। फिर उन्होंने सोचा कि इनको शायद धूप लगती होगी। अब यदि उनकी जगह हम होते तो क्या करते? यदि उनकी जगह हम होते तो लगभग यही अनुमान हम भी लगाते और अंडों की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न अवश्य करते। कोई भी काम करने से पहले माँ से या पिताजी से ज़रूर पूछते, लेकिन अंडों को नहीं छूते, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा करने पर चिड़िया अपने अंडों को स्वयं नष्ट कर देती है। आगे देखिए, कहा था यदि उनकी जगह हम होते तो सबसे पहले माँ पिताजी से किसी बड़े से अवश्य पूछते, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडों को छूने से चिड़िया उनको त्याग देती है और उनको चिड़िया अपने अंडों को स्वयं ही नष्ट कर देती है। तो यदि उनकी जगह हम होते तो इस प्रकार से कुछ करते। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2।
माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। अब माँ के सोते ही दोनों बच्चे कमरे से बाहर निकल आए और जब माँ ने पूछा कि तुम लोग बाहर क्यों आए, तो दोनों बच्चों ने ही कारण क्यों नहीं बताया। देखिए, केशव और श्यामा को पता था कि यदि माँ को उनकी योजना के बारे में पता चल जाएगी तो वह डांटकर उनको सुला देगी और चिड़िया के लिए दाना पानी का प्रबंध नहीं कर पाएंगे और न ही उन्हें धूप से बचा पाएंगे। इसलिए माँ के सोते ही दोनों चुपचाप किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकल आए। माँ के पूछने पर उन्होंने किवाड़ खोलकर बाहर आने का कारण नहीं बताया, क्योंकि माँ को यह बात बताने पर पिटाई होने का डर था। अब केशव और श्यामा दोनों बच्चे बाहर आए। अब बाहर आ गए तो लेकिन उन्होंने किवाड़ खोलकर बाहर आ गए दोपहर के समय। लेकिन जब माँ ने पूछा कि तुम दोनों बाहर कैसे आए, तो उन दोनों ही बच्चों ने जवाब क्यों नहीं दिया। तो इसका उत्तर है, बच्चों को लग रहा था यदि माँ को वो बता देंगे कि वो चिड़िया के दाना पानी का प्रबंध करने के लिए बाहर आए तो शायद माँ उनको पीट सकती है। तो पिटाई के डर से दोनों बच्चों ने माँ को जवाब नहीं दिया। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा यह कहानी लिखी गई थी, तो उन्होंने तो इस कहानी का नाम नादान दोस्त शीर्षक रखा है। यदि उनकी जगह आप होते तो आप इसका क्या नाम रखते। उत्तर देखिए, इस कहानी के पात्र दो मासूम और नादान बच्चे हैं। वे दोनों चिड़िया के अंडों की देखभाल और रक्षा करना चाहते हैं। अपने इस प्रयास में नादानी में दोनों अंडों की रक्षा के स्थान पर उन्हें नष्ट कर बैठते हैं। इसलिए शायद प्रेमचंद उन दोनों बच्चों की मित्रवत नादान के कारण इस कहानी को नादान दोस्त शीर्षक दिया है, जो कि सर्वथा उचित है। मैं इस कहानी को चिड़िया के अंडे शीर्षक देना चाहूँगा, क्योंकि इस कहानी का संपूर्ण कथानक चिड़िया के अंडों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। अब जैसा कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा ये कहानी लिखी गई है और उन्होंने इस कहानी का शीर्षक टाइटल दिया है नादान दोस्त, तो हमें पूछा गया यदि उनकी जगह हम होते तो इस कहानी का क्या शीर्षक रखते। तो हमारा उत्तर रहेगा, जो कहानी है उसका नाम नादान दोस्त इसलिए रखा गया है शायद कि ये कहानी दो मासूम और नादान बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों बच्चे उन अंडों की देखभाल करना चाहते हैं, उनको मित्रवत रखना चाहते हैं और इस चक्कर में उनकी अच्छा करने के चक्कर में उनका बुरा कर बैठते हैं, उनकी हत्या कर बैठते हैं। तो ये दोनों बच्चों की नादानीवश हुआ है, इसलिए नादान दोस्त दिया गया है, जो कि एकदम से सही शीर्षक है। और हमसे पूछा गया था यदि इसकी जगह हम होते तो क्या करते। इसकी जगह अगर हम होते तो इस कहानी का नाम क्या रखते, चिड़िया के अंडे। चिड़िया के अंडे इसलिए रखा जाता क्योंकि ये जो कहानी है ये पूरी की पूरी कहानी चिड़िया के अंडों के इर्द गिर्द ही घूमती ही रहती है, इसलिए हम लोग इसका नाम चिड़िया के अंडे रखना चाहेंगे। आगे देखिए, अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना के उत्तर देखिए। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। वापस से देखिए, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। अब बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर था, इस चैप्टर में हमने क्या था, ये गर्मियों के दिनों की दोपहर का सारा घटनाक्रम था। अब हमें पूछा गया है यदि ये गर्मी के दिनों की चर्चा ना होके ये पूरी कहानी सर्दी या बरसात के दिनों की होती तो क्या होता। ये हमें अनुमान लगाना है और अपने दोस्तों के साथ में इसको बांटना है। देखिए, चिड़िया के अंडे देने और उन्हें सेने का एक निश्चित समय, मौसम और ऋतु होती है। चिड़िया अधिकतर गर्मियों की ऋतु में ही अंडे देने और सेने का काम करती है। यदि यहाँ गर्मी के स्थान पर सर्दी के दिन होते तो चिड़िया सर्दी में तो सिर्फ दाना या कीड़े ढूंढने के लिए छत की कार्निस पर बैठी दिखाई देती है। यदि बरसात के दिन होते तो वह कार्निस पर बैठती ही नहीं, न ही हमारे मन में इस प्रकार की उत्सुकता पैदा होती। अब बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, चिड़िया या फिर किसी भी पशु पक्षी के अंडे देने का एक निश्चित समय होता है। वो उसी समय में, उसी ऋतु और मौसम में अपने अंडे देती है और उसी समय अपने अंडों को सहती है। सहने का मतलब है वो उन अंडों के ऊपर बैठकर उनको गर्मी प्रदान करती है ताकि वो सही समय पर अंडों से बाहर निकल के आ सके। यदि इसकी जगह गर्मियों का मौसम था, गर्मियों के मौसम में ये ज़्यादातर अपने अंडे देते हैं। यदि इसके स्थान पर सर्दी का मौसम होता
तो सर्दी में चिड़िया सिर्फ दाना या कीड़े ढूंढने का काम करती है, यानी दाना पानी ढूंढने का, भोजन की व्यवस्था कहाँ करती है? सर्दियों में करती है। और बारिश के समय तो वह कार्निस पर बैठती नहीं। तो इस प्रकार के हमारे मन में कोई सवाल नहीं आते। दूसरा प्रश्न देखिए, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। अब ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में हमारा क्या था? अब देखिए, हमें पूछा है कि इस पाठ को हमने पढ़ा है तो हमें प्रश्न पूछा गया है कि दोनों चिड़िया वापस से दिखाई क्यों नहीं दी और वह कहाँ गई होगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ में हमें चर्चा करनी है। तो देखिए, अंडों के गंदे हो जाने पर चिड़िया ने उन्हें स्वयं तोड़ दिया। अंडों के नष्ट हो जाने पर फिर उनके पास केशव के घर की कार्निस पर रहने का कोई कारण नहीं रहा, इसलिए दोनों चिड़िया वहाँ फिर दिखाई नहीं दी। शायद वे दोनों अपने लिए नया घोंसला बनाने के लिए, नए स्थान को खोजने के लिए उड़ गई होगी, जिससे वे वहाँ पर दोबारा अपने अंडे दे सके और कोई उन्हें छू भी न सके। अब हमने चैप्टर में पढ़ा था केशव और श्यामा ने नादानी बस उनकी रक्षा करने के लिए उन अंडों को छू लिया था। अब चिड़िया ने उन अंडों को स्वयं ही तोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वो अंडे गंदे हो चुके थे और अब उनका केशव के घर के कार्निस के ऊपर रहने का कोई कारण नहीं था। वो सिर्फ अपने अंडों के लिए वहाँ रुकी हुए थे। अब अंडे उन्होंने स्वयं ही नष्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि वो गंदे हो चुके थे। अब वो वापस वहाँ से इसलिए चली गई थी, शायद वो अपना नया घोंसला बनाने के लिए, दोबारा नए घोंसले में अंडे देने के लिए कोई ऐसे स्थान की खोज में निकल गई थी जहाँ कोई उनके अंडों को ना छू सके। तो इसलिए वो वापस से वहाँ फिर कभी दिखाई नहीं दी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठते हैं। अब केशव और श्यामा दोनों ही बच्चे थे। उनके मन में उन अंडों को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। अब उन सवालों को लेकर यदि आपके पास भी ऐसी कोई नई चीज़ हो, नई बात हो, तो आपको किस प्रकार के सवाल मन में उठेंगे, उनके अनुभव हमें बताने हैं। अब देखिए, जिस प्रकार केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर उत्सुक थे, उसी प्रकार मैं भी एक बार बहुत उत्सुक हुआ था या हुई थी। एक बार मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि वह मेरे पालने के लिए चिड़िया लाने वाले हैं। यह जानकर मेरे मन में उन चिड़ियाओं को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे। चिड़िया कौन से रंग की होगी, कितनी बड़ी होगी, उनकी आवाज़ कैसी होगी, वे क्या क्या खाती होगी, मैं उनके लिए क्या क्या करूँगा या करूँगी। ये सारे प्रश्न मेरे मन में उठते रहे। अतः मेरे पिताजी चिड़िया ही लाए। वे बहुत सुंदर और रंग बिरंगी 2 चिड़िया थी। उनकी बोली बहुत मीठी थी। उन्हें पाकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। तो हमें पूछा गया था कि यदि आपके पास भी ऐसी कोई नई चीज़ हो तो आपके मन में क्या क्या सवाल उठेंगे। तो क्या ये हमारा लेखक के द्वारा बताया गया एक वर्णन है, जिसमें एक बच्चे के द्वारा बताया गया है कि एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि वो मेरे लिए चिड़िया लेके आएंगे। तो उन चिड़ियाओं को लेकर मेरे मन में सवाल आ रहे थे कि वो कौन से रंग की होगी, वो कितनी बड़ी होगी, उनकी आवाज़ कैसी होगी, वो क्या खाती होगी, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस प्रकार के कई सवाल मेरे दिमाग में आए थे। अब देखिए भाषा की बात, मतलब ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन देखिए, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। देखिए ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए तीनों वाक्यों के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचो। अब देखिए हमारा एक सेंटेंस है, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली। अब यहाँ मैंने और आपकी, मैंने किसके लिए प्रयोग हुआ? श्यामा के लिए। और आपकी किसके लिए हुआ? माँ के लिए। तो जब सर्वनाम का प्रयोग किसी सुनने वाले, कहने वाले या तीसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो हमें भी कुछ सर्वनाम दिए गए हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम दिए गए हैं सेंटेंस में, तो हमें क्या करना है, उनको समझना है और जो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे उनके नीचे लाइन खींचनी है या लाइन ड्रॉ करनी है। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाकर उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ,
क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। देखिए एक दिन दीपू, अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे उनके नीचे लाइन ड्रॉ करनी है। तो उत्तर में हमें किया हुआ है वो देखिए, एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने, अब उन्होंने क्या था, उन्होंने आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर, अब उनकी क्या है, उनकी आपका सर्वनाम चला आ रहा है। पास आकर उसने क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे, अब मुझे भी क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये कुछ पुरुषवाचक सर्वनाम थे जो हमें पूछे गए थे और हमने क्या किया, उनको लाइन ड्रॉ करके हाईलाइट किया है। दूसरा प्रश्न देखिए, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जैसे कि तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी और बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। अब यहाँ देखिए, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी और बड़ा अंडा, ये क्या है, बच्चों की विशेषता कौन बता रहा है, तगड़े हैं। और सब्जी कैसी है, मसालेदार, तो मसालेदार सब्जी की विशेषता, सब्जी की विशेषता क्या है, मसालेदार। अंडा क्या है, बड़ा, तो अंडे की विशेषता क्या है, बड़ा। तो यहाँ कुछ विशेषण दिए गए हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता बताते हैं या गुण बताते हैं। तो हमें ऐसे ही 4 विशेषण शब्दों को छांटना है और उन्हीं का वाक्य में प्रयोग करना है। कौन से, गुणवाचक। अब ये गुण हो गया, बच्चे तगड़े हैं, ये उनका गुण है। सब्जी मसालेदार है, तो ये क्या है, सब्जी का गुण है। अंडा बड़ा है, तो ये अंडे का गुण है। तो देखिए कुछ गुणवाचक विशेषण, मूर्ख, छोटा, मोटा, मीठे, तो ये हमारे गुणवाचक विशेषण है। इनका इस्तेमाल करते हुए हमें वाक्य प्रयोग करने हैं। तो देखिए, मूर्ख लड़का बिना काम के घूम रहा है। अब ये मूर्ख क्या था, लड़का, लड़के की विशेषता क्या है, गुण क्या है, वो मूर्ख है। आगे छोटा भाई क्रिकेट खेल रहा है, भाई कैसा है, छोटा, ये भाई की विशेषता है कि वो छोटा है, उसका गुण है, वो क्रिकेट खेल रहा है। आगे है, मोटा आदमी छत पर टहल रहा था। अब आदमी क्या था, मोटा, आदमी विशेषता है मोटा, तो ये उसकी विशेषता हो गई। आगे है, बच्चे बाग में मीठे आम खा रहे, तब आम की विशेषता क्या है, आम कैसे है, मीठे हैं। तो ये क्या है, हमारे कुछ गुणवाचक विशेषण है और ये उनके वाक्य प्रयोग किए गए हैं। आगे देखिए, ऊपर लिखे गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया के ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करो। अब यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्रिया विशेषण वाले वाक्यों का प्रयोग करना है। देखिए, गुरुजी ने बसंत से झुंझलाकर कहा, तुम इतना आसान सवाल भी हल नहीं कर सके। ये क्या है, क्रिया विशेषण। निशा रोनी सूरत बनाकर बोली, मेरे फीस के पैसे कहीं गिर गए। किसी के गिरने की आवाज़ सुनकर लड़के घबराकर उठे और दौड़कर बगीचे में पहुंचे। बुढ़िया पेड़ से पीठ टिकाकर बोली, अब चलना मेरे बस का नहीं है। महिला ने गिड़गिड़ाकर बदमाशों से कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे छोड़ दो। तो ये क्या थे, ये आपके क्रिया विशेषण वाले शब्द थे जिनका हमने वाक्य में प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे और पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगह पर विराम चिन्ह लगाओ। अब देखिए, यहाँ क्या है, ये जैसे हमने कहानी पढ़ी थी मुंशी प्रेमचंद जी की नादान दोस्त, उसी प्रकार से मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी है सत्याग्रह, उसका कुछ अंश दिया गया, कुछ हमें हिस्सा दिया गया है, उसमें कहीं भी विराम चिन्हों का इस्तेमाल नहीं किया गया। हमें क्या करना है, हमें सही विराम चिन्ह का इस्तेमाल करना है और कहानी को सार्थक बनाना है। देखिए, उस समय एक खोमचे वाला जाता, अब जैसे कि यहाँ कोई भी विराम चिन्ह नहीं है, ये लगातार चला आ रहा है, तो हमारी जो कहानी है वो कुछ अजीब है, तो उसी जगह हमें क्या करना है, विराम चिन्हों का इस्तेमाल करना है। देखिए, उस समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाला कहिए क्या भूख लग आई।
न अन्न जल छोड़ना साधु का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटेराम अब ये क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीने पड़े रहे और भूख न लगे, तुझे तो केवल इसलिए बुलाया कि जरा अपनी कुप्पी मुझे तो देखूं, तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे तो भय होता है। अब जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं भी विराम चिन्हों का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब हम क्या करेंगे, सही जगह पर विराम चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, उसी समय एक होमचे वाला जाता दिखाई दिया। अब ये क्या है, ये पूर्ण विराम आ चुका है, यहाँ एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। 11 बज चुके थे, यहाँ ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो यहाँ क्या हुआ, हमने पूर्ण विराम का इस्तेमाल किया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। यहाँ क्या है, आप ध्यान से देखिए कि यहाँ बार बार में विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हमें इस कहानी की सार्थकता पता चले। पंडित जी ने बुलाया खोमचे वाला कहिए क्या दूँ, भूख लगाई है ना, अन्न जल छोड़ना साधु का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटेराम अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीनों पड़े रहे और भूख न लगे, तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूँ तो क्या वहाँ रेंग रहा है, मुझे भय होता है। तो इस प्रकार से विराम चिन्हों का इस्तेमाल करके कहानी का अंश जो है वो सार्थक बनाया है। अब आज आपको होमवर्क में क्या करना है वो देखिए। आज आपको कहानी से आगे से प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, 3 ये प्रश्न करने हैं। फिर आपको करना है कहानी से आगे प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 प्रश्न आपको ये करने हैं। उसके अलावा आपको अनुमान और कल्पना से आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर आपको करना है भाषा की बात में प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। ये इतना प्रश्न आज आपका वर्क हेतु रहेगा। तो देखा बच्चों, आज हमने क्या किया था, हमारा जो 3rd चैप्टर था नादान दोस्त, उस चैप्टर को हमने यहाँ अच्छे से कंप्लीट कर लिया। यहाँ हमारा ये चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका। हमने इस चैप्टर को समझा है और समझने के आधार पर ही इसके प्रश्न उत्तरों को किया है। तो आज आपका वर्क मैंने आपको बता दिया है। आपको क्या करना है, ये सारा वर्क नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और साथ ही लर्न भी करना है। अगर कन्फ्यूजन आपको कहीं है तो आप कमेंट करके पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो एंड फॉर मोर देन आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अगर कन्फ्यूजन आपको है तो आप कमेंट करके हमें पूछिए। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू अगेन।